थोड़ा सा नए तरीके से बताऊंगा आपको। जब मैं आपकी उम्र का था, मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर था पढ़ाई का। बचपन से ही पढ़ाई का प्रेशर था, और बचपन में तो ये लगता था जैसे कोई बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ कायदे से। पढ़ाई होती नहीं थी, कभी पास कभी फेल। और जब कभी खेलते कूदते थे, मौज मस्ती करते थे, तो गिल्ट होता था, चोर की तरह फीलिंग आती थी। तो एक तरफ खेलने कूदना, मौज मस्ती करना, उसमें भी गिल्ट, उसमें भी ख़राब महसूस करना। और जब अच्छे काम करो तो उसमें तो आप ख़राब महसूस कर ही रहे हो, बिकॉज आपको मज़ा नहीं आ रहा है। ये जब कहानी चली ऑलमोस्ट MBBS फर्स्ट ईयर तक, तो मैं परेशान हो गया था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। एक दिन डिसाइड किया मैंने, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाऊँगा मैं दुनिया से। इसके बीच में और भी कुछ कहानियाँ हुई थी, गर्लफ्रेंड का चक्कर वक्कर हो गया था, उसमें भी चक्कर में मारपीट पड़ी थी। बट मुझे अब समझ में आता है वो सब चीज़ें क्या थी, मैं परेशान था। तब जिनोगा से पहले एक भाई साहब मिले थे जिन्होंने मुझे हेल्प किया था। फिजिकली नहीं मिले, वो किताबों से मिले थे। वो भाई साहब हम लोगों की उम्र में ही, 14-15 साल की उम्र में उनकी भी ऐसी हालत थी, लेकिन वो बड़े फेमस हो गए। उनकी मंदिरों में मूर्तियाँ लगती हैं। उनका एक छोटा भाई था, उनकी एक वाइफ थी। बचपन में इन लोगों को घर से निकाल दिया गया था। फिर बाद में उनकी वाइफ किडनैप हो गई। फिर अपनी वाइफ को बचाने के चक्कर में ढेर सारे बंदरों को यूज़ किया था उन्होंने। फिर वाइफ को ले आए और उनको, फिर मुझे लगता है इलेक्शन जीते होंगे उस समय, तभी उनको भगवान के नाम से पूजा जाता है। क्योंकि इतिहास जो लिखा जाता है ना, थोड़ा बाद में लिखा जाता है। जो ज़्यादा ही फेमस हो जाते हैं उनको हीरो बना दिया जाता है। तो जब मैंने भगवान राम के बारे में पहली बार सुना, तो मुझे यही लगता था कि वो गॉड है, गॉड अवतार लेते हैं ऊपर से। लेकिन जब इस किताब को मैंने पढ़ा, इसका नाम था श्री योग वशिष्ठ। उसमें पहली बार भगवान को दिखाया गया, वो भी परेशान होते हैं आपकी और हमारी तरह, और वो भी घर छोड़ के भागना चाहते थे आपकी और हमारी तरह, मतलब मेरी तरह। उसको पढ़ के मुझे बड़ी हिम्मत हुई। उसको पढ़ के मुझे पहली बार क्लियर हुआ कि इस दुनिया में केवल एक फिजिकल वर्ल्ड नहीं है, और भी दुनियाएं हैं। उसको पढ़ के मेरे ढेर सारे नए नए क्वेश्चंस आए, और पुरानी जो मेरी कंक्लूजन्स थी, मैं आपको याद है ना, बता क्या रहा हूँ, जिनोगा बता रहा हूँ। उसको पढ़ के मुझे ये क्लियर हुआ कि इस दुनिया में एक फिजिकल वर्ल्ड है, उसके बाद एक मॉलिकुलर वर्ल्ड है, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड है, और उसके बाद एक क्रिएशन है। ये सब, लेकिन लैंग्वेज नहीं पता था उसमें बोलते थे भू भूवः सुवः, ये 3 दुनिया है। उसके पहले तक खाली 3 दुनिया के बारे में लोग बात करते थे, मुझे कोई पता नहीं था 3 दुनिया कहाँ है। आकाश है, पाताल है, ऐसा कुछ, देवी देवता, कुछ क्लियर था ही नहीं कॉन्सेप्ट। और साथ ही साथ कोई भी भगवान मेरी हेल्प करने को तैयार नहीं, कितनी भी पूजा पाठ कर लो। तो मेरा तो अंदर से, सच पूछिए तो, भगवान के ऊपर से विश्वास ख़त्म हो चुका। उसके बाद से मैंने देखा मेरी लाइफ में पढ़ाई का पर्पज़ एक था कि ये सब चक्कर क्या है भगवान का। तो मेडिकल कॉलेज की बुक्स पढ़ के चुपके से वही योग वशिष्ठ पढ़ना, और कहीं से कोई किताब स्पिरिचुअल बुक मिल जाए उसको पढ़ना, इसके लिए बहुत मार खाया मैंने। बट मुझे पता नहीं क्या हो गया था, जितना मारते थे उतना ही मुझे और स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने का मन करता था। और मुझे ये भी समझ में आता था, मारते पीटते ठीक है, वो तो पापा लोग बचपन से मारते हैं, लेकिन अब मुझे एक पर्पज़ मिल गया था। पर्पज़ क्या था कि भगवान क्या होता है। और राम तो खुद ही एनलाइटेंड हुए हैं, हो सकता है हम ही एनलाइटेंड हो जाए। सारी किताबें यही कहती हैं कि आपके अंदर में आत्मा है। लेकिन अगला ब्लो, या कहना चाहिए अगला ब्रेक थ्रू मेरी लाइफ में तब आया जब सरिता की डेथ हुई। उसके बाद से मुझे लगा कि शायद जो सब पढ़ रहा हूँ मैं, भगवान का चक्कर, वो सब झूठ है ही नहीं कुछ। और मैं एक छोटी सी ऐसी लाइब्रेरी थी, ऐसी एकदम लाइब्रेरी थी, इससे थोड़ी छोटी थी वो, इसमें तो 2 फ्लोर है, उसमें सिंगल फ्लोर था। और उसमें मेरी नज़र पड़ी एक किताब पे, इसका नाम था ज़ेन योगा। ज़ेन योगा मैंने पढ़ी थी, लेकिन अलग अलग। ज़ेन की किताबें ढेर सारी पढ़ी थी मैंने ओशो के यहाँ, और योगा की तो ढेर सारी किताबें अलग अलग जगह, पतंजलि योग सूत्र के नाम से पढ़ी थी। लेकिन दोनों एक साथ वो किताब लेकर आया, घर पे मैंने पढ़ा। और जैसे मैंने बहुत सी वीडियोज़ में कहा है, उसी रात मुझे पहली बार कोई मिस्टिकल ड्रीम आया, जिसमें शंकर पार्वती जैसे कुछ फिगर आए। उन्होंने मुझे सपने में कुछ दिया कि तुम इस गाय भैंस को बड़ा करो और उड़ेगा, और पता नहीं क्या क्या, मैंने बहुत सी वीडियोज़ में बताया हुआ, बाद में देखिएगा। बट मेरी सुबह सुबह नींद खुल गई, और जब मैंने जिनोगा पढ़ना शुरू किया तो मुझे लग रहा था जैसे कि कृष्ण और अर्जुन अगर सचमुच में बात किए होंगे तो वो मैं और ये जिनोगा था। एक तरफ मैं हूँ जिसके पास ढेर सारे प्रॉब्लम्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, और एक तरफ जिनोगा है जो कृष्ण भगवान की तरह मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे रही है। और मेरे पास तो राइट क्वेश्चंस भी नहीं थे, राइट क्वेश्चंस भी जिनोगा दे रही थी। तो फिर मैंने कहा यार, इसीलिए तो मैं पैदा हुआ था, इसी काम के लिए तो मैं पैदा हुआ था। मैंने तुरंत फ़ोन किया दिनेश अग्रवाल जी को, उनके साथ में पहले जॉब करता था।
उनका एक छोटा सा स्कूल था, उसमें टीचर का जॉब करता था, प्लस पार्ट टाइम में डॉक्टर का भी काम कर लेता था, पेशेंट देख लेता था। मैंने उनको कहा अंकल अब अगले 10,000 साल तक मैं क्या करूँगा मुझे पता चल गया है और मैं आप जॉब छोड़ रहा हूँ। तो बोलते अरे पागल हो गए, 10 दिन का लोगों को पता नहीं होता, तुम 10,000 साल तक का बोल रहे हो। मैंने कहा नहीं मुझे पता है, मैं मर जाऊँगा फिर पैदा होऊंगा, फिर मर जाऊँगा फिर पैदा होऊंगा, जब तक मुझे एनलाइटमेंट नहीं मिलेगा तब तक मैं पैदा होता रहूँगा। बोलते तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा मैंने जान लिया है, मुझे मालूम है, और जब तक मैं एनलाइटन नहीं होऊंगा तो मैं एनलाइटमेंट के बारे में पढ़ूंगा और पढ़ाऊँगा। बोलते जब तुमने डिसाइड कर लिया तो क्या कर सकते हैं। फिर मैं घर पे आ गया, फरीदाबाद रहता था, वहाँ से वापस अपने भाई के घर पे, और मेरा एक ही काम था, पढ़ना, अपने आप को ऑब्ज़र्व करना, अपने भाई के लिए खाना बनाना, और एक बगल में एक हॉस्पिटल था वहाँ पर जॉब करना शुरू कर दिया। 6, 7, 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए। मैंने देखा ये आशीष शुक्ला जो पहले झूठ बोलता था, पहले बहाने करता था, पहले सोचता था करूँगा लेकिन कर नहीं पाता था, अब उसके लिए सब चीज़ें कितनी आसान हो गई हैं। ये सब रिजल्ट था किस चीज़ का? केवल समझने का। और फिर धीमे धीमे जो भी चीज़ें सुनोगा में बताई गई हैं वो सब मेरी लाइफ का पार्ट बन गई। उसमें ख़ास तरह का ईटिंग हैबिट बोला गया था, ख़ास तरह की सेक्स की हैबिट बोली गई थी, ख़ास तरह की ब्रीदिंग की हैबिट बोली गई थी, ख़ास तरह की थिंकिंग हैबिट बोली गई थी। पहले मुझे पता ही नहीं था कि थिंकिंग की भी कोई हैबिट कर सकते हैं। मुझे लगता था थॉट्स तो आते रहते हैं, बड़ 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 बड़, दरवाज़ा खोलो हवा की तरह, आंधी की तरह थॉट्स आते हैं। लेकिन जिनोगा को जब मैंने पढ़ा तो मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि आप सही तरीके से भी सोच सकते हैं और गलत तरीके से भी सोच सकते हैं। मतलब एक दरवाज़ा ऐसा है जिसमें से खाली ठंडी हवा आएगी, एक दरवाज़ा ऐसा है जिसमें से खाली साफ़ हवा आएगी, प्योर हवा आएगी, हमारे ही माइंड में है। तब पहली बार मुझे जो 15 साल पहले पिताजी ने बताया था सत्व रजस तमस गुण, जो कृष्ण ने गीता में बताया था, वो मुझे समझ में नहीं आया था ठीक से। पढ़ लेते थे लेकिन समझ में नहीं आता था। लेकिन यहाँ पर पहली बार मालूम पड़ा 3 टाइप के थॉट्स होते हैं। सबसे पहला सत्व थॉट। सत्व थॉट नहीं होता, सत्व अंडरस्टैंडिंग होती है। कभी कभी किसी को आप सुनते हैं ध्यान से और आपको समझ में आती है चीज़ें, और वो होता है सत्व। दूसरा काइंड ऑफ थॉट होता है जहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता बट खाली फील होता है, या तो अच्छा या तो ख़राब, वो है रजस गुण या तो इमोशनल माइंड। ये दोनों अलग अलग होते हैं। आई सेंटर या तो सत्व गुण जो चीज़ों को समझता है और आराम से एग्जीक्यूट करता है। ये मेरा माइंड पहले काम नहीं कर रहा होगा स्कूल के समय, पिताजी का काम कर रहा होगा, इसलिए वो जब पढ़ते तो ध्यान से पढ़ते हैं, और जब लोग पढ़ते हैं तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो पाती। तो अगर मेरी पढ़ाई अच्छे से होगी तो तभी होगी जब मेरा आई सेंटर या तो सत्वगुण काम करेगा। और वो कैसे काम करेगा जिनको बताया गया है। और तीसरा सबसे खतरनाक माइंड का पार्ट है तमस गुण, जिसको किताबों में अंधेरे का गुण कहा गया है। तमस मतलब अंधेरा, वो है एस सेंटर, सेंसुओ वाइटैलिटी सेंटर, या तो सेक्स सेंटर, या तो मैं उसको एडिक्शन सेंटर बोलता हूँ। जिसमें किसी भी तरह की एडिक्शन, चाहे शराब की एडिक्शन हो, चाहे सिगरेट की एडिक्शन हो, चाहे पॉर्न की एडिक्शन हो, चाहे ड्रग्स की एडिक्शन हो, किसी भी टाइप की एडिक्शन हो, वो सब इसी की वजह से आता है। क्यों इसकी वजह से आता है? क्योंकि हमारी बॉडी एक स्ट्रॉन्ग मशीन है, फोर्स है, ट्रक की तरह। और अगर ट्रक को चालू कर दीजिए और एक बंदर को बिठा दीजिए उसके ऊपर, तो क्या करेगा? वही हमारी हालत होती है। हमारे माइंड में जो कुछ भी चीज़ें दिखाई देती हैं, आँख को दिखाई देता है, कान को दिखाई देता है, मुंह को दिखाई देता है, देखता है खाता है, देखता है खाता है, पीता रहता है। तो शराबी यही करता है। पैसे वाला है, शराब पीने का शौक़ है, जैसे ही अंधेरा हुआ उसको शराब चाहिए, उसके मुंह को शराब चाहिए। तो हमारा वो तमस गुण है, ये भी हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली काम करता रहता है। इसके पहले तक मुझे पता नहीं था कि इन तीनों गुणों के या इन तीनों सेंटर्स का बटन्स है माइंड में, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। आप अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो ये चीज़ें आपको पकड़ करके, आपको यूज़ करके, आपको परेशान करके, आपको बर्बाद कर देंगी, जैसा कि ज़्यादातर लोगों के साथ हो रहा है। और अगर इसको आप समझ जाते हो और इसको एक सही अनुपात में, सही रेशियो में ले आते हो, तो आपका तमस और आपका रजस गुण, आपका सेक्स सेंटर, आपका एडिक्शन सेंटर और आपका इमोशन सेंटर, दोनों आपकी बात मानेंगे। आप मतलब आपकी इंटेलिजेंस की बात मानेंगे। तब मुझे पता चला कि मेरे पिताजी इतने डिसिप्लिन्ड क्यों हैं। उनको ज़्यादातर टाइम आई सेंटर काम करता है। तब मुझे पता चला दुनिया में जितने भी लोग ग्रेट हुए हैं, असल में उनका आई सेंटर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था। इतना ज़्यादा कि इमोशन और सेक्सुअलिटी उनके पालतू जानवर की तरह थे। हमारे और आपके अंदर में इमोशन और सेंसुअलिटी या एडिक्शन जंगली जानवर की तरह है। हम लोग पढ़ना चाहे तब भी नींद आती रहती है। इन लोगों को तो एंजॉय कराने के लिए पिक्चर चालू कर दो तो पिक्चर में नींद आती रहती है। देखा है पापा के साथ क्या होता है।
और उसके बाद मुझे लगता है 2-3 साल तक मैंने उसको और पढ़ा, और मेरी लाइफ में मैंने देखा कि मैं पूरी तरह से चेंज्ड इंसान हूँ, एकदम चेंज्ड। फिर जब मैं वापस इंडिया आया, उसके बाद मैंने पीजी कर लिया था, उसके बाद जब मैं इंडिया आया तब मैंने कहा कि यार मेरे बच्चे बड़े होंगे धीमे धीमे, और मेरे बच्चे नहीं, बहुत से लोगों के बच्चे बड़े होंगे धीमे धीमे, और सबके साथ यही परेशानी है। सभी बच्चों को पता नहीं उनका माइंड कैसे काम करता है। एक टीचर बच्चे को मारेगा, एक पेरेंट बच्चे को मारेगा, तो बच्चे का आई सेंटर से हटके वो ई सेंटर में चला जाएगा, और उसके बाद उसका दोस्त कहेगा यार पी लेते हैं सिगरेट, तो ई सेंटर से एस सेंटर में चला जाएगा। और क्यों? क्योंकि एक टीचर ने उसको बेइज्जत कर दिया, एक माँ बाप ने उसको बेइज्जत किया। उसको पता ही नहीं है कि उसके माँ बाप ने उसको बेइज्जत करके उसको एस सेंटर में डाला है, और एस सेंटर की वजह से क्या हो रहा है, उसको डिप्रेशन हो रहा है, उसको एडिक्शन हो रहा है। दुनिया के जितने भी एडिक्ट्स हैं, जितने भी परेशान लोग हैं, जितने भी मर्डरर्स हैं, जितने भी चोर हैं, वो सब असल में IES हैं। अगर उनका आई सेंटर बढ़ा दिया जाए, अगर जेलों में जिनोगा पढ़ाना शुरू कर दिया जाए, स्कूलों में जिनोगा पढ़ाना शुरू कर दिया जाए, तो दुनिया में से वॉर ख़त्म हो सकती है। एक तरह से देखा जाए तो बहुत आगे बढ़ गई है दुनिया, क्योंकि स्कूलों में मैथ्स पढ़ाया जा रहा है। तो दुनिया में बैंक्स हो गए हैं, बिजनेसेस हो गए हैं, बड़ी बड़ी मशीनें खोल दी गई हैं, लेकिन अभी तक स्कूल में मैथमेटिक्स तो सिखा दिया गया है 1 2 3 4, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि ये जो माइंड है, जो इस मैथ्स को यूज़ करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएगा, अमीर करेगा, गरीब करेगा, वो कैसे कंट्रोल हो सकता है। वो मतलब IES, इंटेलिजेंस कैसे बढ़ाएं, इमोशन और सेक्स को कैसे पालतू बनाएं। अभी ये है लेकिन जानवर की तरह है। अभी हम तीनों यहाँ बैठे हैं और बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, अचानक से कोई बहुत टेस्टी भोजन की खुशबू आ जाए, पिज़्ज़ा की या किसी और की, उसके बाद से मन नहीं लगेगा। मुझे भी याद है बचपन में मन नहीं लगता था। पिताजी आया करते थे, फॉरेन से आया करते थे, बैग में खिलौना होता था, पढ़ाई करते थे, कोचिंग। अरे होता था थोड़ा सा, सर 1 मिनट में आ रहा हूँ, जा करके पापा का बैग खोल करके अंदर से देखते थे, कोई चॉकलेट आया है, कोई खिलौना आया है, उसको देख लेते थे। देखने में बड़ी खुशी होती थी, फिर रख कर जाते थे, हाँ सर पढ़ाई, जल्दी पढ़ाई ख़त्म हो, जल्दी खेलने को मिले। वो क्या था? ई सेंटर था, इमोशन था। फिर थोड़े बड़े हो गए, उसके बाद खिलौने नहीं, खूबसूरत लड़कियों की फ़ोटो मिल जाए, कहीं से कुछ कम कपड़े वाली लड़कियों मिल जाए, वो सब देखने का मन करता। वो क्या था? वो हमारे अंदर का ही एस सेंटर और ई सेंटर, मतलब जंगली बड़े बड़े घोड़े या कुत्ते या जो भी कह दीजिए, जंगली वही होते हैं ना, उनको जैसे दिखाई दिया शेर को अपना शिकार, हट करके खाएगा उसको। तो हमारा माइंड में अपने ही माइंड के जंगलीपन को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए तरीके हैं। इस तरीके को एंशिएंट टाइम से, बहुत पुराने ज़माने से लोगों ने पढ़ा है और पढ़ाया है। उसी को अलग अलग किताबों में लिखा गया है, चाहे रामायण के फॉर्म में, चाहे गीता के फॉर्म में। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है, रामायण और गीता जब ज़बरदस्ती पढ़ाया जाना शुरू कर देता है और उसके ज़रिए लोगों को कंट्रोल किया जाता है कि भगवान है ना, चलो भगवान की पूजा करो, चलो प्रसाद खाओ, चलो चप्पल उतारो, मंदिर में जाओ। जब कोई ज़बरदस्ती बताना शुरू कर देता है तो हमारा और ई सेंटर परेशान हो जाता है। बजाय उस नॉलेज को यूज़ करके अपनी लाइफ को और बेहतर बनाना, हम लोग उस नॉलेज को हेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ मेरे साथ भी हुई और सबके साथ होती। तो मुझे लगा नहीं, अब मुझे बच्चों को बताना है कि उसके माइंड में अगर दुख है तो वो दुख नहीं है, वो -E है, और अगर वो चाहे तो उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो जिनोगा क्या है? जेन मतलब ध्यान, योगा मतलब यूनियन, माइंड के अलग अलग पार्ट्स। और ये तो मैंने खाली आपको एक बेसिक फर्स्ट पार्ट के बारे में बताया, IES के बारे में। इसी का सेकंड पार्ट है, उसको बोलते हैं सेक्शन 2B, जो मेडिटेशन कर सकता है, जो इंट्यूशन कर सकता है और जो बहुत डीप स्टेट में जा सकता है। उसके बाद उसका थर्ड स्टेज या थर्ड सेक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं पैरामेंटल सेक्शन, जो दुनिया के सारे मिस्टिकल एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करता है। जिसका पैरामेंटल सेंटर हो जाता है, उसके लिए दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, कितनी भी बड़ी से बड़ी चीज़। ऐसे ही लोग चमत्कारी शक्तियों को यूज़ करके बाकियों को एकदम आश्चर्यचकित कर देते हैं। और लास्ट स्टेज है सेक्शन 4 का स्टेज, जब कोई उस पर पहुँचता है तो वो ऑलमोस्ट गॉड जैसा हो जाता है। ऐसे ही लोगों को लोग देखते थे, उनको पूजा करना शुरू कर देते थे। ऐसे लोगों को हम कृष्ण बोलते हैं या राम कहते हैं या जीसस कहते हैं या मोहम्मद कहते हैं। तो जिनोगा क्या है? एक कॉमन मैन, एक परेशान मैन को एक एनलाइटेंड मैन भी कहना नहीं चाहिए, एक एनलाइटेंड बीइंग की तरह ट्रांसफॉर्म कर देता है। मेरे हिसाब से जिनोगा एक ऐसी नॉलेज है, एक ऐसा सीक्रेट है जिसके ज़रिए ह्यूमन स्पीसीज़ इवॉल्व होकर के पूरी तरह से नई हो जाएगी। आज के 5000 साल बाद
दुनिया में वॉर नहीं होंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं बनेंगे, सब जगह लव होगा, सबके पास खाना होगा, सबके पास रहना होगा। इतनी ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं कि हम सबके लिए सब कुछ कर सकते हैं और पॉपुलेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, हेट्रेड नहीं होगा। लेकिन ये सब क्यों होगा? ये सब बाहर के करने से नहीं होगा। सबसे पहले हर एक बच्चे का IES को ठीक किया जाएगा और मुझे लगता है इसकी शुरुआत कौन करेगा? हम और आप करेंगे। इसलिए मुझे ये समझ में आया उस दिन कि अब चाहे आज ख़त्म मैं मर जाऊँ या 10 साल बाद या 50 साल बाद, मेरी लाइफ का पर्पज़ क्या है? ज़ेन योगा। क्योंकि हर इंसान की लाइफ का पर्पज़ ज़ेन योगा है। मतलब हर इंसान की लाइफ का पर्पज़ क्या है? टू बिकम गॉड हिमसेल्फ। एंड गॉड इज़ नॉट समबडी हु इज़ आउटसाइड, गॉड इज़ समबडी जो कि आपके ही ब्रेन में IES ठीक हो गया तो आपका सेक्शन 2 खुलेगा, फिर सेक्शन 3 खुलेगा, फिर सेक्शन 4 खुलेगा, एंड देन योर जर्नी इज़ कंप्लीट। तब उसके बाद आपकी डेथ नहीं होती है। आप उसके बाद कॉन्शियसली पैदा होते हो और कॉन्शियसली अपने आप को वापस ले जाओ। जैसे हम सोते हैं फिर उठते हैं, ऐसे ही जो आदमी सेक्शन 4 पे पहुंच जाता है उसको अवतार बोला जाता है। अवतार क्यों? उन्होंने प्लान करके यहाँ इस फैमिली में, इस प्लैनेट पे, इस टाइम पे जन्म लिया है ताकि इन सब बुराइयों को ख़त्म कर सके। और जब बुराइयाँ ख़त्म हो जाती हैं वो कॉन्शियसली अपनी बॉडी को छोड़ सकते हैं। ये चीज़ें पहले मेरे लिए केवल थियरी थी, बट अब मुझे लगता है ये सब चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? बिकॉज मैं वही लड़का हूँ जो बहुत परेशान था, अनफोकस था, बहानेबाजी करता था और गिल्टी फील करता था। लेकिन ये सब चीज़ें उस बच्चे के अंदर से ख़त्म हो गई हैं। मेरे पास बैंक में 5,000 रुपये सेव नहीं होते थे, लेकिन आज भगवान के और सबके एफर्ट से और ज़ेनोवा के हेल्प से ऐसा हो गया कि मैं अगले 10 साल तक अपने परिवार को खाना खिला सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले मुझे लगता था मैं अपने बच्चों को कैसे समझाऊंगा, कैसे बड़ा करूंगा, मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे नहीं करना है, बस उन बच्चों का IES ठीक हो जाएगा तो अपने आप मुझसे भी ज़्यादा समझदार हो जाएंगे। तो ज़ेनोवा क्या है? मुझे लगता है हर एजुकेशन का, हर नॉलेज का, हर चीज़ का जो बेसिक फाउंडेशन है वो ज़ेनोवा होना चाहिए। और ज़ेनोवा में बड़ी खास चीज़ लिखी हुई, 2-3 बड़ी अजीबोगरीब चीज़ लिखी है। सबसे पहले तो उसका डेडिकेशन समझिए। डेडिकेशन समझिए, किसी किताब में लिखा आता है ना, दिस बुक इज़ डेडिकेटेड टू माई सन, माई वाइफ, माई सो एंड सो। इसमें देखिए किसको कहा है डेडिकेशन, किसको किया गया है? इस किताब को फ्यूचर में आने वाले अवतार को, जिसने हमारे राइटर को मतलब डॉक्टर PJ सहर को ये किताब लिखने में मदद की। जो आदमी फ्यूचर में आने वाला है वो अभी से कैसे मदद कर दिया? वो तो फ्यूचर में आने वाला है। इसका मतलब कोई ऐसा इंसान है जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में टाइम मशीन के जरिए जा सकता है और उसने आकर के डॉक्टर सहर को सिखाया है, पढ़ाया है। मुझे लगता है डीप मेडिटेशन की स्टेट्स में हम लोग टाइम को क्रॉस करके कहीं भी जा सकते हैं और तभी उन्होंने सिखाया है मास्टर्स ने। और मुझे लगता है डॉक्टर सहर भी अब उसी लीग में आ गए हैं। वो खुद टाइम को ट्रैवल कर सकते हैं और वो टाइम निकाल करके चूज़ करते हैं पढ़ाना। मुझे लगता है मैं उन्हीं में से एक चोजन वन हूँ, स्पेशल वन, द वन जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स में। उनका प्रॉमिस क्या है? बोलते हैं मास्टर्स का प्रॉमिस ये है, जो भी इस किताब को रेवरेंस देगा, इज्जत देगा, कायदे से रखेगा, चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े, उसके पास कभी नुकसान नहीं आएगा। और अगर कोई इसको गिफ्ट की तरह किसी और को देता है तो उसके ऊपर कभी कोई विपदा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने फटाफट एक किताब अपने भाई को, एक किताब अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड को, बड़ी मम्मी को दिया था। उसके बाद मैंने बहुत लोगों को बुक दिया। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए, तो मैं कम से कम खुश रहूँगा आपने माफ़ कर दिया। अगर आप नाराज़ हैं तो ठीक है, मैं सह लूँगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है वो लिखी जा चुकी है, अब उसको कोई मिटा नहीं सकता धरती पे से। ये किताब वेट कर लेगी उस रीडर के लिए जो इसको पढ़ने के लिए आएगा, चाहे 100 साल बाद कोई आए, बट ये वेट करती रहेगी। इंसान भी कई सालों बाद धरती पर आया। इंसान से पहले ढेर सारे जानवर, कीड़े मकोड़े आए, फिर फाइनली धरती पे इंसान आया। ऐसे ही ये बुक वेट कर रही है उस द वन का जो इसको पढ़ करके डिकोड कर पाएगा। और मुझे लगता है ये बुक एक लाइव मास्टर है और अगर हम इसके साथ अपने आप को डेडिकेट कर सकें तो हमारी हालत वैसी होगी जैसे कुंग-फू पांडा में वो उबे और शीफू पांडा के साथ कर रहे थे। उसको सीखना था, इनको सिखाना था, एक परफेक्ट मैच। ये ज़ेन योगा बेसिकली कृष्णा है और हम सब के सब अर्जुन हैं।